नमस्कार। विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कल की क्लास में हमने 11वीं की फिजिक्स चल रही है, 11वीं की फिजिक्स चल रही, भौतिक विज्ञान चल रहा है। इसमें पहला चैप्टर हमारा चल रहा है क्या, विमी विश्लेषण। विमी विश्लेषण में हमारा 5 पार्ट हो गया, 5 पार्ट वीडियो आ गया, कहने का मतलब 5 क्लास हो गई। जब तक आप पूरी 5 क्लास क्रम से नहीं देखेंगे, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी, पांचवी, तब तक ये 6वीं क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। भाई पूरी तरह से समझ लीजिएगा। इसमें कई सवाल हो चुके, कई थ्योरी हो चुकी, तो आप पूरी तरह से पिछले वीडियो देखिए, पिछली क्लासें देखिए, तब जाके ये बढ़िया समझ में आएगी, आपको बढ़िया समझ में आएगी। हमारी पूरी 5 क्लास हो गई इसमें की 11वीं की। तो आप जो है इसी क्रम में हम आगे क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे विमी विश्लेषण से संबंधित सवाल। इसमें देखो हम क्या पढ़ा रहे थे भाई, हम पढ़ा रहे थे जो है विमाओं का उपयोग पढ़ा रहे थे। विमाओं का उपयोग से संबंधित दो नियम बताए गए थे। विमाओं के उपयोग से संबंधित पहला नियम क्या था, पहला उपयोग क्या था, विमाओं के उपयोग का पहला उपयोग था हमारे पास दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच करना। दूसरा उपयोग क्या था, दूसरा उपयोग था सूत्र की स्थापना करना। दूसरा उपयोग क्या था भाई, सूत्र की स्थापना करना। तो सूत्र की स्थापना करने से संबंधित कल बताए थे, कल की क्लास में पार्ट 5 में बताए थे। तो इसमें जो है क्लास 5 में बताए थे, उसमें कुछ सवाल भी कराए थे। एक सवाल होमवर्क के लिए दिया गया था, तो होमवर्क वाला सवाल कुछ लोग करके दिखाएं भाई, सभी लोग करके दिखाइए, सभी लोग होमवर्क करके दिखाइए, तो समझ में आता है किससे बन रहा है, किससे नहीं बन रहा, कहाँ कमी है, आप में कहाँ कमी है अभी। तो चलो इस क्रम में आगे सवाल देखते हैं। आज ये जो है हमारे पास देखो क्या रखा है, यदि किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण, यदि किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण आवर्तकाल T, उसके घनत्व D, त्रिज्या R एवं पृष्ठ तनाव S पर निर्भर करता है। ध्यान देंगे भाई, हमने बताया था यदि कोई राशि किन्हीं राशियों पर निर्भर है, जैसे जो है आवर्तकाल T 2-3 राशियों पर निर्भर है, तो ये राशि का मान घटेगा तो इसका घटेगा, इसका मान बढ़ेगा तो इसका बढ़ेगा। जैसे हमें काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल लिया था, E के बराबर होता है 12mv², 1/2mv²। m और v ये जो है दोनों डिपेंड है इस पर, समझ रहे हैं ना। यदि इसका मान जो है निर्भर है, जो गतिज ऊर्जा है वो 2 राशियों पर निर्भर है, द्रव्यमान और वेग के वर्ग पर निर्भर है। तो यहां से द्रव्यमान जब निर्भर की कंडीशन है तो ये घटेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। कहने का मतलब सीधा अनुक्रमानुपाती संबंध दिखा रहा है। तो यहां से जो है जब भी निर्भर की बात आए तो अनुक्रमानुपाती होता है कंडीशन। तो यहां से देखो सवाल में आवर्तकाल T यहां से लिखेंगे, चूंकि आवर्तकाल T किस पर निर्भर है, सबसे पहले घनत्व D पर निर्भर है, घनत्व D पर निर्भर है, D पर निर्भर है। आवर्तकाल T घनत्व D पर निर्भर है, इसलिए T अनुक्रमानुपाती D होगा, T अनुक्रमानुपाती D होगा। और हमने बताया था निर्भर तो है T अनुक्रमानुपाती D, लेकिन ये घात पर भी निर्भर करता है। D की घात 1 पर निर्भर है कि D की घात 2 पर निर्भर है। तो घात के लिए यहां क्या लगा देते हैं भाई, D की घात A लगा देते हैं। अब इसके बाद देखो इसी प्रकार दूसरा नंबर आवर्तकाल T किस पर और किस पर निर्भर है, आवर्तकाल T त्रिज्या R पर निर्भर है, त्रिज्या R पर निर्भर है, त्रिज्या R पर निर्भर है। आवर्तकाल T त्रिज्या R पर निर्भर है, अर्थात यहां से हो जाएगा, इसलिए यहां से बनेगा क्या, T अनुक्रमानुपाती। निर्भर की जब भी कंडीशन आएगी तो T अनुक्रमानुपाती R और इसकी घात 1 पर है, घात 2 पर, इसलिए A हो गया घात। अब घात क्या लगाएंगे, घात B लगाएंगे। अब यहां से तीसरा नंबर किस पर और किस पर निर्भर है, आवर्तकाल T 3 राशियों पर निर्भर था, तो आवर्तकाल T पृष्ठ तनाव यश पर निर्भर है, पृष्ठ तनाव यश पर निर्भर है। इसलिए T अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, यश की पावर C। जब जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे घात आगे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है ना। हमने बताया था E के इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 12mv² होता है।
अब यहां से ई के यम की अनुक्रमानुपाती है, लेकिन कितने घात की? 1 की घात के है। ई के वी के अनुक्रमानुपाती है, लेकिन कितने घात के अनुक्रमानुपाती है? वेग के दूसरी घात के अनुक्रमानुपाती है। तो ये घात भी हमें देखना है, किस 1 की घात के अनुक्रमानुपाती की, 2 की घात के अनुक्रमानुपाती है कि 3 की घात के अनुक्रमानुपाती है। तो ये 3 हो गए, 3 इक्वेशंस बन गई। जो आवर्तकाल टी था, पहले घनत्व तो डी के अनुक्रमानुपाती था, तो टी अनुक्रमानुपाती डी की पावर ए। आवर्तकाल टी त्रिज्या आर के अनुक्रमानुपाती था, निर्भर था, तो टी अनुक्रमानुपाती आर की पावर बी। और आवर्तकाल टी जो है पृष्ठ तनाव यस पर निर्भर था, अर्थात टी अनुक्रमानुपाती यस की पावर सी हो गया। अब उपर्युक्त समीकरणों को संयुक्त करने पर देखो भाई, उपर्युक्त ये तीनों समीकरण हो गए। अब उपर्युक्त समीकरणों को संयुक्त करने पर, उपर्युक्त समीकरणों को संयुक्त करने पर, तो तीनों समीकरणों को संयुक्त कर दीजिए। तो जब संयुक्त करेंगे तो टी अनुक्रमानुपाती, सबसे पहले अनुक्रमानुपाती क्या है? डी की पावर ए है इनटू में। इसके बाद टी अनुक्रमानुपाती, ये संयुक्त करना है, तीनों को संयुक्त करना है, समेट के रखना है। तो डी की पावर ए, फिर इसके बाद क्या है? आर की पावर बी, फिर इसके बाद क्या है? एस की पावर सी हो गया। तो तीनों इसमें समाहित है। सबसे पहले टी अनुक्रमानुपाती डी की पावर ए है, फिर टी ही अनुक्रमानुपाती क्या है? आर की पावर बी है, फिर टी ही अनुक्रमानुपाती क्या है? एस की पावर सी है। तो ये तीनों समाहित है। अब इसके बाद जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, भाई कॉपी पेन लेके बैठिए, बिल्कुल नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बिल्कुल बनाते चलिए, क्योंकि जब भी ऑफलाइन क्लास लगेंगे दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। तो यहां से जो है चलो आगे देखते हैं। दोबारा पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे भी तो थोड़ा जो है उस हिसाब से नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक बार का पढ़ाया हुआ रहेगा ऑनलाइन। तो यहां से हमारे पास जो है, अब इसको हटा दिया जाए तो यहां से हमारे पास बनेगा, ध्यान देंगे थोड़ा, यहां से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाइए, तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा तो t इज इक्वल टू बराबर आएगा और एक नियतांक जुड़ जाएगा, एक नियतांक k हो गया, d की पावर a और r की पावर b और s की पावर c हो गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना। बिल्कुल ध्यान रखिए, इसकी जरूरत अभी आगे हमारे पड़ेगी, तो इधर रख लेते हैं। t बराबर k, d की पावर a, r की पावर b, s की पावर c, s की पावर c। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, इसकी जरूरत पड़ रही है अभी। तो यहां से इतना हो गया। अब काम क्या है भाई? हमें a b c की वैल्यू मिल जाए। यदि a b c की वैल्यू मिल जाए तो आराम से हमारा इक्वेशन सूत्र की स्थापना हो जाएगा, व्यंजक आवर्तकाल के लिए व्यंजक मिल जाएगा। तो a b c की वैल्यू मिले कैसे? बाएं पक्ष की विमा निकाल लीजिए, दाएं पक्ष की विमा निकाल लीजिए, और यदि दिया गया जो है सूत्र सत्य होता है तो बाएं पक्ष की विमा बराबर क्या हो जाती है? दाएं पक्ष की विमा हो जाती है। तो यहां से बाएं पक्ष की विमा निकालिए, बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा। तो यहां से जो है बाएं पक्ष क्या है? आपका आवर्तकाल है। बाएं पक्ष में क्या है? ये आवर्तकाल है। ये टी क्या था? आवर्तकाल। आवर्तकाल एक प्रकार का क्या होता है? समय होता है। कल के पिछले वीडियो में हमने बताया था आवर्तकाल समय होता है, इसलिए समय की विमा, समय टाइम की विमा क्या होगी? टी, कैपिटल टी हो गया। अब दाएं पक्ष की विमा निकालिए, दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा बराबर हो जाएगा हमारे पास k एक अचर है, अचर राशियों कोई बीमा नहीं होती भाई। k एक अचर है, नियतांक है, अंक है, तो इसकी कोई बीमा नहीं होगी। और d घनत्व है, घनत्व की बीमा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान की यम और आयतन की यल क्यूब होती है। तो यल क्यूब को ऊपर ले जाते हैं तो यम यल की पावर -3 होता है। तो घनत्व की बीमा क्या हो जाएगी? यम यल की पावर -3, और घात में कितना लगेगा? घात में a और इंटू r एक त्रिज्या है, इसलिए त्रिज्या की विमा क्या हो जाएगी? त्रिज्या हमारी एक प्रकार की लंबाई होती है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई, r क्या है? एक प्रकार से यहां त्रिज्या है। त्रिज्या हमारी क्या है? जैसे जो है कोई भी है, ये हमारा वृत्त है, त्रिज्या क्या होती है? एक प्रकार की लंबाई, इसलिए लंबाई की विमा क्या हो जाएगी? यल। त्रिज्या एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई की विमा यल, पावर में क्या लगा है? b लगा है। और इसके बाद आगे देखते हैं यहां से। अब ये यस एक क्या है? पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है, इसकी शायद विमा नहीं कराई गई है तो देख लीजिएगा सभी लोग। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। ये आगे आपको चैप्टर मिलेगा इसी 11वीं में पढ़ने के लिए, पृष्ठ तनाव।
पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई होता है, बल बटे लंबाई। तो पृष्ठ तनाव यस की वीमा बराबर हो जाएगा बल की वीमा। ध्यान रखिए भाई, हमने बताया था बेसिक वीमाएं बिल्कुल याद होनी चाहिए। बल की वीमा होती है यम एल टी की पावर -2 और बटे लंबाई यल हो गया, यल से यल कैंसिल हो गया। तो यहां से पृष्ठ तनाव यस की वीमा कितनी आ गई, यम टी की पावर -2। तो यस की वीमा कितनी हो गई भाई, यम टी की पावर -2 और पावर में कितना लगा है, पावर में सी लगा है। अब इसके बाद इन घातों को जो है कोष्टक खोल दीजिए सभी। तो यम की पावर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, यम की पावर ए। तो यम की पावर ए हो गया इंटू यल की पावर -3 का ए के साथ गुणा। तो यल की पावर यहां से हो जाएगा यल की पावर -3 का ए के साथ गुणा तो -3a इंटू में यल की पावर बी इंटू यम की पावर क्या दिख रहा है, यम की पावर सी दिख रहा है इंटू टी की पावर -2 का सी के साथ गुणा तो -2c हो गया। अब समान आधार वाली घातीय गुणा में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहां से m की पावर a दिख रहा है, m की पावर c दिख रहा है, तो समान आधार दिख रहा है, गुणा में घाते जोड़ दीजिए तो m की पावर a प्लस c हो जाएगा इंटू यल की पावर समान आधार दिख रहा है, गुणा में घाते जोड़ दीजिए तो यल की पावर -3a प्लस b हो गया और m हो गया, यल हो गया, क्या बचा, t बचा इंटू में t की पावर -2c। ये हमारे पास क्या आ गई भाई, दाएं पक्ष की वीमा हो गई। अब इसके बाद सत्य समीकरण के लिए, यदि दिया गया समीकरण सत्य हो, यदि दिया गया समीकरण सत्य हो, यदि दिया गया ये वाला सत्य हो, यदि दिया गया समीकरण क्या हो भाई, सत्य हो, तब बाएं पक्ष की वीमा बराबर क्या हो जाएगा, बाएं पक्ष की वीमा बराबर हो जाएगा दाएं पक्ष की वीमा, दाएं पक्ष की वीमा, बाएं पक्ष की वीमा बराबर दाएं पक्ष की वीमा। तो अब देखो बाएं पक्ष की वीमा क्या है आपकी, बाएं पक्ष की वीमा है कैपिटल टी और दाएं पक्ष की वीमा क्या है, दाएं पक्ष की वीमा ध्यान दीजिएगा भाई, बाएं पक्ष की वीमा कैपिटल टी, दाएं पक्ष की वीमा लिखी है यम की पावर a प्लस सी और इंटू यल की पावर -3a प्लस बी और इंटू टी की पावर -2c। हमने बताया था इधर केवल टी दिख रहा है, यम और यल नहीं दिख रहा है, तो इसके बगल में क्या है, 1 गुणे 1 कह सकते हैं। अब 1 के स्थान पर यम की पावर 0 कह सकते हैं, पुनः 1 के स्थान पर यल की पावर 0 कह सकते हैं, टी की पावर 1 है ही। चूंकि हमें अभी तुलना कराना है, वीमाओं के घातों की तुलना कराना है, इसलिए दोनों पक्षों में बराबर वीमाएं होनी चाहिए। यम एल टी इधर है तो इधर भी क्या होना चाहिए, यम एल टी होना चाहिए, भले उसकी घात में क्या हो, 0 हो। तो यहां से हमारे पास आगे देखेंगे, इसको हटा दे रहे हैं तो यहां से बनेगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा भाई सभी लोग, यहां से हमने बताया था दोनों पक्षों में यम एल टी दिखना चाहिए, चूंकि वीमाओं के घातों की तुलना करना है। तो एक को हम क्या लिख सकते हैं, यम की पावर 0, पुनः एक को क्या लिख सकते हैं, यल की पावर 0 और टी पहले से लिखा है तो टी हो गया, इज इक्वल टू हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारे पास यम की पावर a प्लस सी और इंटू में यल की पावर -3a प्लस बी और इंटू में हो जाएगा t की पावर -2c। ये हमारे पास अब बन गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों से वीमाओं के घातों की, दोनों पक्षों से वीमाओं के घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों से वीमाओं के घातों की तुलना करने पर, इधर वीमा यम की घात कितनी, केवल घातों की तुलना करेंगे भाई, वीमाओं की क्या, घात की तुलना, इधर यम की घात क्या है 0, इधर वीमा यम की घात क्या है, चूंकि समान वीमाओं की घातों की तुलना करना है, यम की पावर 0 है, इधर घात 0 है, इधर यम की घात कितना है, घात की तुलना करना है a प्लस सी है। और इसके बाद अब यल की घात की तुलना कर दो, यल वीमा की घात की तुलना कर दो, तो यल की घात 0, इधर यल की घात कितना है, -3a प्लस बी है और इधर t की घात 1 है और इधर t की घात कितना है कि t की वीमा t की घात की तुलना करना है, t की घात 1 है, इधर t की घात कितना है, -2c है। केवल घातों की तुलना करना है, वीमा यम के घात की हमने तुलना कर दिया, वीमा यल के घात की तुलना कर दिया तो दूसरा इक्वेशन मिल गया, वीमा t के घात की तुलना कर दिया तो तीसरा इक्वेशन मिल गया। अब इन तीनों इक्वेशंस को क्या करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। तो यहां से हमारे पास बनेगा
सीधा सा देखो, माइनस के दोनों पक्षों में गुणा कराया, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, दो गुणे में इसको इधर ले आइए तो यहां से c बचेगा, इधर दो इधर ले आए तो कितना बना भाई, -1/2 बना। अब c की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए तो यहां से कितना बनेगा आपका, ध्यान दीजिएगा इस पक्ष में इस पक्ष को लेके चल रहे हैं, a उसी प्रकार है, प्लस यहां से c का मान कितना है, -1/2 है, c का मान कितना है भाई, -1/2, तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ से a प्लस c का मतलब -1/2, तो प्लस माइनस का गुणा यहाँ क्या आ गया, माइनस, और 1/2 उसी प्रकार है, और बराबर में क्या रखा है, शून्य रखा है, तो यहां से -1/2 को बराबर के उस पार ले जाइए तो a = कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको उधर ले गए तो 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये हमारे पास a और c की वैल्यू मिल गई। अब a और c की वैल्यू को यहां से जो है देखिएगा भाई, a की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दीजिए, इसमें रखिए, तो यहां से हमारे पास बनेगा, ध्यान से देखेंगे यहां से क्या रखा है, -3a, -3 इंटू ए, ध्यान दीजिए यहां से -3 इंटू ए का मान कितना है, 1/2 है, और प्लस b = कितना है, 0 है। अब इसके बाद देखो यहां से भाई -3 का 1 के साथ तो -3/2 प्लस b = 0। अब यहां से इस माइनस वाले टर्म को बराबर के उस पार ले जाइए, माइनस वाले टर्म को बराबर के उस पार ले जाइए, तो यहां से कितना बन जाएगा भाई, b = कितना हो जाएगा, 3/2 हो गया। तो ये सारी वैल्यूज मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। तो अब a b c का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रखिए, तब हमारे पास मिल जाएगा। हमने बताया था शुरुआत वाले में रखिए, तो यहां से जो है इसको हटा दें तो बने हमारे पास यहां से a b c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a b c का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। तो यहां से हमारे पास जो है, ध्यान दीजिएगा भाई, यहां से आया है कितना, यहां से t आया है, तो यहां से हमारे पास जो है क्या है भाई, t बराबर k d⁴a r⁴b s⁴c। सॉरी यहाँ भाई हटा दिया गया इसको। तो जो a का मान था, a का मान शायद 1/2 था, c का मान -1/2 था, और b की वैल्यू रखी ही है। तो यहां से रखिए भाई, t बराबर क्या था, यहां से k उसी प्रकार d⁴a का मान कितना है, 1/2, और r⁴b का मान कितना है, 3/2, और c का मान कितना है, -1/2। तो माइनस, जो घात में माइनस दिख रही है उसका सीधा काम है कहां ले जाना, नीचे ले जाएंगे। जो घात में माइनस है भाई, यहां पर जब भी आप देखिए, जब घात a b c का मान निकालेंगे, यदि कोई घात माइनस में है तो उसको सीधा हर में ले जाइए। जब हर में ले जाएंगे तो घात क्या हो जाएगी, जब माइनस है हर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी भाई, प्लस में हो जाएगी। तो यहां से जो है t = कितना हो जाएगा, k और d⁴1/2, और इसके बाद r⁴3/2, और इसको नीचे ले जाइए। जब इसको नीचे ले जाएंगे तो s की पावर, ये जो है जो घात माइनस में, ये क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, s⁴1/2। अब इसके बाद यहां से ध्यान दीजिएगा भाई, यहां से ध्यान देंगे तो हमारे पास बनेगा, तो इसको हम कह सकते हैं t थोड़ा सा सेट करना है भाई, t k उसी प्रकार d⁴1/2, और इसके बाद यहां से r⁵, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, ये जो r⁴3/2 इसको कैसे लिख सकते हैं, r⁵ की घात 1/2। अब यदि इसको हम गुणा करें, चूंकि घात के ऊपर जब घात हो जाता है, इसको सेट करना है इसलिए हमने किया, घात के ऊपर जब घात हो जाता है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा। 3 का 1/2 में यदि गुणा करेंगे, 3 का 1/2 में गुणा करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है भाई, यहां से 3/2, तो 3/2 को हमने क्या लिया, 3 × 1/2, तो r³ हो गया, और r³ की घात कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, और बटे में कितना है भाई, बटे में है s⁴1/2। अब इसके बाद यहां से देखिए t हो जाएगा k उसी प्रकार। अब इसको हम पूरे जो है अंश की घात 1/2 है, बटे हर की घात 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटू में है, यहां से चूंकि घात समान है, 1/2 यहां है, 1/2 यहां है, तो इसको लिख सकते हैं d इंटू, ध्यान दीजिएगा भाई, d इंटू r³ की घात 1/2 है, दोनों में घात 1/2 है, दोनों में, तो हमने साथ में लिख लिया। तो यहां से कितना हो गया,
यहां से हो गया हमारे पास, ध्यान दीजिएगा भाई, d की घात 1/2 इंटू आर क्यूब की घात 1/2, तो कह सकते हैं d इंटू आर क्यूब की घात 1/2। यदि इस कोष्टक को खोल दें तो d की घात 1/2 गुणे में क्या हो जाएगा, आर क्यूब की घात 1/2, और बटे हर में कितना है, s की घात 1/2 है। तो अंश की घात 1/2 बटे हर की घात 1/2, तो क्या कह सकते हैं, अंश बटे हर की घात 1/2 कह सकते हैं, पूरे की घात 1/2 कह सकते हैं। तो t बराबर k d इंटू आर क्यूब, और बटे में क्या हो गया भाई, यस हो गया, की घात 1/2 कह सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यदि इस कोष्टक को खोलें तो d इंटू आर क्यूब की घात 1/2, या कह सकते हैं d की घात 1/2 इंटू आर क्यूब की घात 1/2 बटे में s की घात 1/2, तो ये वही लिखा हुआ है। अब यहां से जो घात होता है भाई, घात 1/2 होता है, उसको अंडर रूट भी कह सकते हैं। तो t बराबर k और d इंटू आर क्यूब बटे s का क्या हो जाएगा, यहां से अंडर रूट हो जाएगा। और प्रयोगों के आधार पर इसमें आप यदि यहां तक कर रहे हैं तो पूरा करेक्ट है, एक भी नंबर कटने के चांस नहीं है बिल्कुल। और इसमें जो है क्या है, हमने बताया था, इसमें जो है एक अपवाद है, इस विमाओं के जो है नियम में, विमाओं के उपयोग में, इसमें चर अचर का मान नहीं निकलता है, नियतांक का मान नहीं निकलता है विमाओं की सहायता से, तो इसको प्रयोगों के आधार पर रखा जाता है। प्रयोगों के आधार पर k बराबर यहां क्या रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा। तो t इक्वल टू कितना हो जाता है, अंडर रूट d इंटू आर क्यूब अपान में क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। चलो भाई, ये सवाल यदि आपको समझ में आया बढ़िया, तो आप कमेंट करेंगे कि हाँ समझ में आ गया है, और यदि नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट करेंगे कि नहीं समझ में आया है। क्योंकि वीडियो के नीचे कमेंट रहता है, कमेंट कीजिए कि समझ में आ गया, बढ़िया समझ में आ गया, तो उससे पता चलता है। अब एक सवाल होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, एक सवाल होमवर्क के लिए दे दें, फिर इसके बाद जो है आप बताइएगा, उसको करके दिखाइए भाई, और हमारे पर्सनली नंबर पर करके दिखाइए, पर्सनली व्हाट्सएप में करके दिखाइए, तो जो है थोड़ा पता। तो ये भाई होमवर्क है, होमवर्क के लिए जो है एक सवाल दिया जा रहा है, सभी लोग इसको करके दिखाएंगे, सभी लोग करके दिखाएंगे, और जो है सभी लोग इसको दिखाएंगे। कुछ लोग करके दिखाते, कुछ लोग नहीं करके दिखाते। देखो इसमें क्या दिया भाई, किसी वृत्तीय कक्षा में घूम रहे कण पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, तो ये बल है, चाहे जिस प्रकार का बल हो, हमने बताया था, चाहे वो अभिकेंद्रीय बल हो, चाहे नाभिकीय बल हो, चाहे जो है रेखीय बल हो, उसमें जो है उसका विमीय सूत्र वही रहता है और मात्रक वही रहता है। तो इसका विमीय सूत्र बल ही रहेगा, बल ध्यान दीजिएगा, इसका विमीय सूत्र बल रहेगा। तो अभिकेंद्रीय बल F, कण के द्रव्यमान m, द्रव्यमान की विमा सभी लोग जानते हैं कैपिटल M होता है। वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या एक प्रकार की क्या होती है, लंबाई होती है, इसलिए इसकी विमा क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। कण की चाल v पर निर्भर करता है, तो चाल की क्या हो जाएगी, LT की पावर -1 होती है, निर्भर करता है। तो सबसे पहले F किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान m पर निर्भर करता है, तो F अनुक्रमानुपाती m की पावर a हो जाएगा। फिर F किस पर निर्भर करता है, वृत्त की त्रिज्या r पर निर्भर करता है, फिर क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती r की पावर b हो जाएगा। फिर F किस पर निर्भर करता है, कण की चाल v पर निर्भर करता है, तो F अनुक्रमानुपाती v की पावर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। विमीय विधि से फिर क्या है, अभिकेंद्रीय बल F के लिए क्या स्थापित करना है, सूत्र स्थापित करना है। तो इसको सभी लोग करके दिखाएंगे भाई। अगली क्लास में फिर जो है इसमें से संबंधित कुछ और सवाल बताया जाएगा, अगली क्लास में इसमें से संबंधित कुछ अलग टाइप के सवाल आते हैं, उसको समझा दिए जाएंगे। फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, कुछ और सवाल कराएंगे, इसमें 2-3 क्लासेस सवाल की दी जाएंगी।